नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बिछिया थाना अंतर्गत 13 वर्षीय मासूम के साथ पिता के दोस्त ने दिया दुष्कर्म की घटना को अंजाम, आरोपी युवक गिरफ्तार। अतरेला थाना अंतर्गत महिला की अंधी हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, नातिन ने अपने प्रेमी संग दिया था वारदात को अंजाम। फेसबुक के माध्यम से युवती ने प्यार में खाया धोखा, दुष्कर्म की शिकायत लेकर पहुंची डीआईजी कार्यालय। और प्यार में धोखा देकर 80 लाख की रकम हड़पने वाली प्रेमिका ने प्रेमी पर लगाया छेड़छाड़ का झूठा आरोप। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। बिछिया थाना अंतर्गत 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। बिछिया थाना अंतर्गत 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि पीड़ित के पिता का ही दोस्त था। किशोरी ने अपने पिता के साथ जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। किशोरी अपने पिता के साथ अकेली रहती थी, जबकि पिता की मां, भाई और परिवार के अन्य सदस्य दूसरे घर में रहते थे। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। कल दिनांक को हमको एक सूचना मिली थी, एक बिछिया की नाबालिग बच्ची है, वो अपने पिता के साथ आकर रिपोर्ट की थी कि मैं अपने पिता के साथ रहती हूँ, मेरी माँ, बड़ी बहन और भाई अलग रहते हैं। एक यादव परिवार का लड़का है जिसकी इसके पिता के साथ दोस्ती थी। वो लड़का अक्सर आया जाया करता था। कल दिनांक को दरमियानी रात में लगभग 2 बजे ये घर में आया है और बच्ची जब वॉशरूम के लिए उठी थी तो वॉशरूम में ले जाके गलत काम किया इसके साथ में, बच्ची के साथ। अतरेला थाना अंतर्गत महिला की अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। नातिन ने ही अपने प्रेमी के साथ हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। 18 जून को 40 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में कोनी के जंगलों में लाश मिली थी। इसकी पहचान ममता पांडे के रूप में हुई थी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया। महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पोती और उसके आशिक ने मिलकर की थी। दरअसल उसकी पोती का गांव के ही रहने वाले एक युवक के साथ प्रेम संबंध था, जो मृतका को मंजूर नहीं था, जिसका उसने विरोध किया था और बाद में उसके पति ने उस युवक और युवती की पिटाई भी की थी। इसी के बाद नाराज आरोपियों ने महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी। हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं और शादीशुदा भी हैं। पहले उसका वहाँ पे मौके पे एफएसएल टीम गई, जो टेक्निकल टीम गई, उसने देखा, उसका मुआयना किया, पोस्टमार्टम कराया, धारदार हथियार से हत्या होना किया जाना पाया गया। इस पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया और एक टीम बनाई वहाँ के थाना प्रभारी के नेतृत्व में, जिससे याद हुआ कि जो मृतिका है उसकी पोती का किसी गांव के ही लड़के से जो प्रेम प्रसंग था, जो मृतिका को मंजूर नहीं था। इस बात को लेकर लड़के के पिता और मृतिका बच्चों के साथ मारपीट किए थे, और प्रेमी और प्रेमिका के साथ, जिससे क्षुब्ध होकर के इनने उसकी हत्या कर दी। अभी हमने दोनों को राउंड अप कर लिया है और इसमें अन्य तथ्य, मानसिक और जो भी पहलू रहते उसका हम परीक्षण कर रहे हैं और साक्ष्य संकलित करके उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। इसमें आरोपी कौन कौन है? इसमें जुवेनाइल है दोनों, जिनके नाम नहीं बताया जा सकता। इसमें जो लड़की है इसकी भी शादी हो चुकी थी ऐसा बताया गया। इसका भी विवाह होना पाया गया है। इसका भी विवाह हो गया था, अभी इसी माह में ही ये विवाह हुआ। ये नाबालिग थी? ये नाबालिग थी। इसमें इसके संदर्भ में भी हम एविडेंशियल वैल्यू है उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। हत्या का मोटिव क्या था? प्रेम प्रसंग में बाधा। फेसबुक के जरिए हुए प्यार के बाद धोखा खाने के बाद युवती ने डीआईजी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि उसे प्यार के जाल में फंसाकर आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। फेसबुक से परवान चढ़े इश्क की खातिर 500 किलोमीटर की दूरी तय कर नागपुर से रीवा पहुंची प्रेमिका ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सोशल साइट्स के माध्यम से उसके जिंदगी में आया सपनों का राजकुमार हकीकत की दुनिया में शैतान साबित होगा। अपने प्यार पर भरोसा करने के बाद रीवा पहुंची प्रेमिका के साथ पहले तो शिक्षक के बेटे ने अपनी प्यार की पींगें बढ़ाई और शादी का वायदा कर उसका शोषण किया। प्रेमिका ने जब अपने प्रेमी से शादी की इच्छा जाहिर की तो उसके सपनों के राजकुमार ने अपनी प्रेयसी से किनारा करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इस दौरान आरोपी युवक लालगांव निवासी अर्पित मिश्रा ने अपने पिता दिनकर मिश्रा के साथ मिलकर दूसरी लड़की से विवाह की तैयारी भी शुरू कर दी।
जैसे इस पूरे मामले की जानकारी नागपुर से आई युवती को हुई तो वो बस में सवार होकर लालगांव पहुंच गई, जिसकी जानकारी मिलते ही आरोपी अर्पित के चाचा के लड़के अनुराग मिश्रा, बुआ के लड़के प्रयाग मिश्रा और उसके दोस्त क्षितिज ने मिलकर लालगांव बस स्टैंड पर युवती को धमकाते हुए कार में बंधक बना लिया। इस दौरान कार में मौजूद तीनों युवकों ने युवती के छोटे छोटे टुकड़े कर वाटरफॉल में फेंकने की धमकी भी दी। उसके बाद तीनों युवक नागपुर की युवती को लालगांव से रीवा छोड़कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि युवक और उसका परिवार वर्तमान में आनंदपुर स्थित हनुमान मंदिर के पीछे रह रहा था। वहीं पीड़िता की शिकायत पर विश्वविद्यालय पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का अपराध पंजीबद्ध किया है। पीड़िता का आरोप है कि अपराध पंजीबद्ध होने के बाद भी आरोपी युवक और उसके परिजन लगातार पीड़िता को धमकियां दे रहे हैं, जिसके चलते उसे अपनी जान माल की रक्षा के लिए अब पुलिस अधिकारियों के पास जाना पड़ रहा है। मैं अभी डीआईजी ऑफिस में आई हूँ। आरोपी अर्पित कुमार मिश्रा के बारे में मतलब बताने के लिए मैंने 27 मई को थाना विश्वविद्यालय में उसके नाम की एफआईआर दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैंने 376 उसके ऊपर खिलाफ मतलब धारा लगी है, तो उसकी मैंने कंप्लेंट की है, बट लेकिन मुझे पुलिस वालों की तरफ से अभी तक की कुछ बताया नहीं जा रहा है। उसका नंबर सिर्फ ट्रेस लोकेशन के लिए दिया है, बोलते हैं जब ट्रेस हो जाएगा तो आपको बता देंगे, हम अपना काम खुद करते हैं और हमको जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको खुद ही बता देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। मैंने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, कुछ नहीं। मतलब मैं जब यहाँ आई थी मैं किसी को जानती नहीं थी, उसके घर पे रुकी थी, मैं अलग बेड पे सोई थी, वो अलग था। अचानक से वो मतलब उठकर आ गया रात में और मतलब वो स्टार्ट हो गया और मतलब मैं एकदम बहुत डर गई थी और उसने आजू बाजू में मतलब चिल्लाने से भी मना कर दिया था, सब रिश्तेदार रहते तो थोड़ा सा घबरा गई थी। पर मतलब मैंने ये किया था अपने आप को बचाने की कोशिश, बट लेकिन मैं बहुत चिल्लाई नहीं क्योंकि मैं भी खुद डर गई थी कि मतलब मैं उसके घर गई हूँ तो लोग मुझे ही गलत कहेंगे। पर इस बात की जानकारी मैंने कुछ दिन के बाद में उसकी सिस्टर को दी थी कि उसके भाई ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है करके। तो उसने मुझसे कहा था कि लड़का कोई भी हो, मेरा भाई क्यों ना हो, बोले आप उनके घर जाएगी तो वो अकेले देखेगा तो ये सब चीज़ें करेगा ही, और मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा तो वो दोनों को जान से मार देंगे। तो इसके डर के मारे में मतलब किसी को फिर बताई ही नहीं, पर उनकी सिस्टर को ये सूचना दी थी मैंने। और मैंने अभी 2 साल से फिर उसका मेरे घर में लगातार आना जाना रहता था, रात में भी कभी आता था, रात भर रुकता था, दिन में आता था, आस पड़ोस सबको पता है ये सब चीज़ें। और उसी के वजह से मतलब मुझे घर खाली करना पड़ता था क्योंकि वो आता जाता था। आपको शादी के आश्वासन जी 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 जी। उसने हमेशा मुझसे ये कहा था कि मुझे आपसे शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है और आप मुझे मतलब इतना मेरे प्रोग्राम को की समझती है तो आपसे शादी करके तो मतलब मुझे बेनिफिट ही है कि मतलब आपके साथ करूँगा शादी तो अच्छा रहेगा, ये सब चीज़ें कहता रहता था। तो कि ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। उसकी जब शादी जुड़ी अभी तो जैसे मई मंथ में ये चीज़ें हुई तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आने लगा कि वो बार बार गाँव जाना और मुझसे मतलब जैसे हमेशा हर चीज़ शेयर करता था, अब बताता नहीं था। तो मुझे एक डाउट सा हो रहा था कि कुछ तो बात है जो मुझे वो बता नहीं रहा है करके। तो मैंने बाहर से मतलब जो भी संगीत फील्ड से हमारे जुड़े हुए लोग थे तो सबसे कॉल करके पूछने की कोशिश की, पर उसने सबको बता के रखा था ये चीज़ कि मुझे ना बताया जाए करके। पर लेकिन मैंने बहुत इंक्वायरी करने के बाद बाहर से जैसे मैरिज गार्डन वगैरह से मुझे थोड़ा सा पता चला, तो डेट कंफर्म हुई मुझे कि मतलब 26 तारीख का उसका तिलक है लाल गाँव में उसके, और 5 जून की शादी है कृष्णा गार्डन में रीवा से। तो मुझे जब पता चला तो मैंने उससे बोला कि इस बारे में बात करी कि घर वालों को बताओ अपने करके, या फिर मैं बात करती हूँ अगर तुम नहीं कर सकती, या मैं लड़की वालों को बता दूँ, या तो फिर पुलिस के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है फिर। तो उसने मुझसे वक्त मांगा 25 तारीख को तक कि उसने मुझे लास्ट टाइम मतलब मैं 25 को पहले एफआईआर करने गई थी तो उसने मुझसे कहा था कि मत करना एफआईआर वगैरह, बोले मैं घर वालों से बात कर रहा हूँ, कुछ तो सोल्यूशन निकालते हैं और मैं आता हूँ, आज ही आता हूँ या मैं कल तक के तुम्हारे पास आता है। एक दिन का वक्त मुझे वक्त मांगा उन्होंने। तो मैंने कहा कि ठीक है इतना दिन दिया तो एक दिन का और वक्त दे देती हूँ करके मैं। तो फिर 26 तारीख को उसने तिलक वाले दिन से फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया मेरा, सुबह से शाम हो गई फ़ोन नहीं उठा रहा था मेरा। फिर मैं उसके घर लाल गाँव के लिए निकल गई, अकेली चले गई मैं बस में बैठ के। पर ये चीज़ की सूचना उन लोगों को थी कि मैं आ रही हूँ करके, तो उसने अपने बुआ के लड़के प्रयाग मिश्रा और उसी के एक दोस्त क्षितिज नाम के लड़के को भेजा, जिन्होंने जहाँ से बस रुकती है वहीं से मुझे कार में बिठाया और थोड़ा सा आगे ले जाके उसी के घर के पास एक मैदान था, वहाँ पे बैठकर वो लोग मतलब मुझसे समझाने लगे कि उसकी बदनामी हो जाएगी, ऐसा है मतलब जो भी चीज़ें हैं तो छोड़ दीजिए ऐसा वैसा करके। तो फिर मैंने कहा मेरे जो बयान है, मेरी पड़ोसी है जो यहाँ पे अभी रहती है, तो उसने मुझे बताया था कि वो कह रहे हैं कि मतलब अर्पित ने मतलब बोला है कि मतलब तुमने क्यों गवाही दी, अपनी गवाही वापस ले लो करके, ये सब चीज़ें बोली जा रही है। सर ये लोग मतलब इनके जितने भी रिश्तेदार हैं, जैसे इसके चाचा का फ़ोन आया था मुझे, उसके वो जो बुआ के लड़के वगैरह हैं इन लोगों ने मुझे कॉल किया था
उन्होंने गाड़ी में बैठकर भी मतलब मुझसे चीज़ें कही थी कि अगर हमारे घर वाले आपको देख लेंगे, बोले लाल गांव में, तो बोले आपके छोटे छोटे टुकड़े कर कर आपको मार देंगे, पता भी नहीं चलेगा कब वाटरफॉल में फेंक दिया आपको करके। तो ये सब चीज़ें मतलब लोग बोल रहे थे। अपने प्रेमी से 80 लाख की रकम हड़पने के बाद लुटेरी दुल्हन की रिकॉर्डिंग लेकर आज एक बार फिर पीड़ित युवक मीडिया से मुखातिब हुआ और कई साक्ष्य सामने रखे हैं। पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जनवरी महीने में रीवा में एक अनोखा मामला सामने आया था। ये लड़की के प्यार का मामला था। आरोपी ने 80 लाख की रकम देने के बाद चोरी से सगाई किसी दूसरे लड़के से कर ली, जिसका पता उसके पहले प्रेमी को चलता है। जिसके बाद युवक थाने पहुंचता है। काफी मुश्किलों के बाद लड़की के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो जाती है, धारा 420 लगती है, लेकिन एफआईआर के पहले सबूतों की जांच होती है और विधिक राय ली जाती है। एफआईआर के बाद आरोपी उच्च न्यायालय पहुंचती है, जहां मामला अभी चल रहा है। आरोपी ने एक और बड़ी गलती करते हुए छेड़खानी का फर्जी मुकदमा करवाया, जिससे उसके खिलाफ एक और मामला रीवा न्यायालय में दर्ज हुआ है, जिसमें धारा 248 और 356 लगी है। जिसके बाद आरोपी पर कुल 4 धाराएं हो गई। आरोपी ने छेड़खानी जैसा गंभीर आरोप युवक पर लगाया, जबकि उसे पता था कि उसे दिन न तो आरोपी वहां खुद था और न ही उसके ऊपर कोई आरोप लगाया। आरोपी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि किसी तरह से युवक के झूठे मुकदमे में फंसाया जाए, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाई। आज युवक ने मीडिया के सामने सारे राज खोले। बात क्यों दी थी आप? आवाज ये हाँ अब अच्छी आई। मैं इसलिए ऐसा पूछा, मान लीजिए कभी दोबारा मन करे तो मैं अच्छे से ध्यान तो रखूं। ये क्या कर रही हैं? बताऊं? हाँ आप सच पानी पी रही थी, रुकिए। आप सच, ये कसम बताएं, सच बताएंगी तो मुझे मैं भी आपकी कसम अच्छी चीज बताऊंगा। मुझे आपके साथ रहना ही चाहिए था। बहुत क्या क्या कर रही हो? कुछ नहीं, याद आ रही थी कि बहुत ज्यादा ऐसे डर लग रहा था। काम हो गया? हम्म आपका हाँ कब करेंगे तुम? शाम को? हाँ। बताइए। अब कब निकलोगी वहां से? कुछ क्लियर नहीं है। ठीक। क्या कर रही हैं? गेस्ट आए हैं? हम मुझसे शादी अपना करेंगे क्या? क्यों करूंगी? पक्का? चलिए ठीक है, फिर रात को लगाइएगा। संडे तक मम्मी को बैठा के अच्छे से बात कर सकते हैं कि नहीं? क्या बात करनी पड़ेगी, क्या क्या बोलना पड़ेगा? और सच में अगर रहना है, शादी का मन है और लगता है सही है, दोनों लोग आगे जाना है, ये सब चीजें हम भूल कर हटा के, तो फिर संडे को मम्मी से बात कर लेंगे। बात यही करनी है कि देखिए हम लोग इतने दिनों से बात कर रहे थे, एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। हाँ हम्म यार, पर इसलिए थोड़ा सा टाइम दीजिए ना मुझे प्लीज। देखिए आप ये बताइए, मैं पिछले 1 महीने से डिस्टर्ब हूँ? मेरा विषय पुराना है। एक जनवरी में रीवा में एक मामला हमारा आया हुआ था, जिसमें 80 लाख रुपए की मेरी ठगी की गई थी। फिर उसमें विधिक राय ली गई। राय लेने के बाद एफआईआर होती है। एफआईआर होने के बाद काउंटर पे हमारे ऊपर ज़बरदस्ती एक मुकदमा थोपा जाता है। मुकदमा जो था वो एक तरह से फेक था। उसकी जांच हुई। जांच होने के बाद उसकी पुलिस अधीक्षक के यहाँ से रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में आप फेक जिसने मुकदमा करवाया एक लड़की थी। लड़की भी उस जगह पे उपस्थित नहीं थी। उसने अपने बहन का नाम लिखवाया, वो भी उपस्थित नहीं थी, ना ही कोई वहाँ पे था। फिर उसकी हमने आरटीआई के माध्यम से सारे जो डिटेल्स थे, सारे जो पेपर्स थे, हमने निकलवाए, पुष्टि किया। उसके बाद फिर इस मामले को हमने रीवा न्यायालय में प्रस्तुत करवाया, जिसमें धारा 248, 356 मानहानि प्लस 50 लाख मानहानि के एवज में 50 लाख रुपए कारावास का एक जो प्रक्रिया है इसकी मांग की गई। और इसको बताना चाहूँगा, देख सकते हैं ये 5/2 की शिकायत थी और ये एफआईआर के बाद काउंटर पे हुई। अब इसमें ये किया जा रहा है कि ज़बरदस्ती में फंसाने की कोशिश की जा रही, जगह जगह लोगों के द्वारा ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, धमकियां हो गई, केस वापस लेने का दबाव, समझौता, ऐसे कई ऐसी चीज़ें की जा रही हैं। तो आज मीडिया के सामने जब मैं आया हूँ, अपनी बातें रख रहा हूँ, इसके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसमें अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है या हमारी किसी चीज़ के साथ कोई भी अगर छेड़छाड़ होती है, तो इसमें जो मुख्य आरोपी, उसका परिवार, एक दूसरा परिवार, या जिन लोगों ने हमें फ़ोन मैसेज किया है इसमें, वो सभी लोग इसमें बराबर के भागीदार होंगे, बराबर की उन्हें भी सज़ा मिलेगी। इसलिए इस केस को न्याय प्रक्रिया के तहत कोर्ट में जैसा कि चल रहा है,
एक केस चल रहा है हाई कोर्ट में, ये दूसरा कोर्ट केस जो है रीवा न्यायालय में आ गया है, उसको चलने दें, कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं। आजकल वैसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, तो इसमें जो शासन है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रही है और इसमें कोई बच भी नहीं पा रहा है। सब जो सामूहिक जो सजा में जो साथ दे रहे हैं, हर कोई फंस रहे हैं, तो इसको चलने दे जैसा चल रहा है। हमारी दर्शक ये जानना चाहते हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शहर के शिल्पी प्लाजा में साड़ी की दुकान से जबरन कैश ले जाने का मामला प्रकाश में आया है। रीवा शहर के व्यस्ततम बाजार शिल्पी प्लाजा में कैश काउंटर से लूट का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सुनील साहू ने बताया कि आरोपी चेंज के बहाने दुकान में आया था। पहले उसने 500 चेंज दिए और 500 का नोट लेकर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद उसने अपने साथी के साथ दुकान में प्रवेश किया और कपड़े दिखाने में व्यस्त कर महिला से जिद करके जबरन 18,000 रुपये लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज पुलिस और मीडिया को सौंप दिया गया है। आरोपी के साथ उसका एक साथी भी मौजूद था। दोनों सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे एक आदमी आया कल चेंज के बहाने। एक बार उसने 500 की 100 के नोट 5 लेके आया। 100 के नोट वो बोला हमको ले लीजिए, हमको 500 के नोट चाहिए। इसके बाद वो दोबारा पैसा देखा, काउंटर में बहुत सारा है, लड़की बैठी थी। वो आया, देखा, इसके बाद चला गया। फिर वो आया, फिर इसके पीछे से एक और आदमी आया, तो एक आदमी हमको सूट दिखाने व्यस्त कर दिया और लड़की काउंटर में थी, वो ज़बरदस्ती हाथ डाला, हमको ये नोट चाहिए, वो नोट चाहिए, 20 से नोट पैसा लेके फरार हो गया। मेरे पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी है। पैसा लेके गया है 18,000 रुपये, 31,000 में से 18,000 चला गया। हाँ, 18,000 500 का नोट पेल दिया है। वो सीसीटीवी में दिख रहा है साफ साफ। ये कौन सी दुकान का है? दुकान ये शिल्पी प्लाजा बी ब्लॉक में है, फ्लोसर स्टोर लेडीज़ वेयर का है। जी जी। क्या नाम है आपका? सुनील साहू। आपने कंप्लेन कर दी? अभी मैं सिविल लाइन में कंप्लेन करने आया हूँ। तब घटना कितने बजे की है? कल 11:44 का है। वहाँ पे बहुत सारे सीसीटीवी भी लगे हैं हर दुकान में। पता कब चला? पता ही हमको चला समथिंग 1 बजे, 1 से 2 बजे ऐसे। जब आप काउंट किए? हाँ, काउंट किया तो मुझे पता चला ये काम है। फिर मैंने प्लेबैक करके कैमरा चेक किया तो वहाँ पे वो निकला गया। बाकी आप बाहर वहाँ कैमरा चेक करेंगे, रोड में भी लगा है गवर्नमेंट वाला, दुकान का भी, तो वो मिल जाएगा। बरसात का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में डेंगू और मलेरिया को लेकर आज स्वास्थ्य विभाग की कार्यशाला संपन्न की गई। क्या होता है डेंगू मलेरिया, कैसे फैलता है, देखिए ये खास रिपोर्ट। रीवा का स्वास्थ्य अमला इन दिनों मलेरिया और डेंगू के बचाव के तरीकों को लेकर जन जागरूकता फैला रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि थोड़ी सी सावधानी अगर हम आप अपना लें तो डेंगू जैसी बीमारियां पैदा ही नहीं हो सकती। वहीं मलेरिया मादा मच्छर एनोफिलीज फैलाती है, अंडे देती है। उनको सर्वाइव करने के लिए उसको अपने शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए खून की ज़रूरत पड़ती है, जिसके चलते वो जानवरों और आदमियों को काटती है। इसी वजह से मलेरिया फैलता है। दूसरी ओर डेंगू आमतौर पर शहर में कूलर भरे पानी से फैलता है और गाँवों में जानवरों को पीने के लिए रखे पानी की वजह से फैलता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि थोड़ी सी सावधानी हम अपना लें तो डेंगू हो ही नहीं सकता। अपने आसपास चारों तरफ एकत्रित पानी को कहीं भी हो उसे हटा दें। जब पानी ही नहीं रहेगा तो मच्छर अंडे कहाँ देंगे। इसका सीधा सा अर्थ है कि आसपास पानी भरा हो, भले ही साफ सुथरा हो, अगर एकत्र होगा तो अंडे फैलेंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि डेंगू मलेरिया के लक्षण पाए जाने पर आपको तत्काल ही अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल जाना चाहिए, जहां पर मुफ्त में जांच होती है। समय पर जांच कराकर इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अभी जून माह चल रहा है और अभी हम मलेरिया निरोधक माह भी मना रहे हैं जून मंथ में।
और इसमें हम मलेरिया के साथ में जो डेंगू, चिकनगुनिया, जापानीज इंसेफेलाइटिस, फाइलेरिया, इन सभी बीमारियों से नियंत्रण के संबंध में हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। जैसा कि आप अभी डेंगू के बारे में पूछ रहे हैं, तो डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो साफ़ पानी में पनपते हैं, और साफ़ पानी यानी जो मैन मेड कंटेनर होते हैं, जो हम घरों के अंदर अपने टायरों में भरा पानी या कूलर या ड्रम में जो भरा पानी है, मनी प्लांट जो हम सजा के रखते हैं घर में, उसके बॉटल में जो पानी भरा रहता है, उसके अंदर जो पानी स्टोर है उसमें मच्छर 4 या 5 दिन में डेंगू के पनप सकते हैं। एडीज़ मच्छर होता है जो सामान्यतः दिन के समय काटता है और दिन में ही भी काटता है और घर के अंदर आके पनप सकता है, बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इसमें लोगों को यही समझाइश देना चाहेंगे कि अपने घर के अंदर जो है 3 या 4 दिन में पानी को खाली करते रहें, फिर से कर लें। और अगर आपका पानी यूज़फुल है, आप ऐसे इसको फेंक नहीं सकते हैं, उसे छान लें, ढक कर के रखें प्रॉपर। और अगर आपको डेंगू के लक्षण तब भी नज़र आते हैं, डेंगू के लक्षणों में होता है कि तेज़ बुखार है, मांसपेशियों जोड़ों में दर्द है, आपके रेट्रोऑर्बिटल पेन दर्द है, यानी आँखों के आसपास आपको दर्द होता है, तो आप इसमें डॉक्टर की सलाह लें और तुरंत जांच कराएं। ये जो जांच है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क उपलब्ध है। इन सब में आपको मतलब प्रिकॉशंस रखना है। इसमें जब केसेस बिगड़ जाते हैं तो प्लेटलेट्स डाउन होने लगती है। मैडम एक बड़ा सवाल जी, डेंगू और मलेरिया जी में अंतर क्या? मलेरिया दोनों बीमारी मच्छरों के काटने से होती हैं, लेकिन इसमें अंतर ये है कि जो मलेरिया का जो मच्छर है एनाफिलीज मच्छर कहलाता है। जितने भी मच्छर होते हैं उसमें जो मादा मच्छर होती हैं वो ही जनरली बीमारी फैलाने का काम करती है, क्योंकि वो अंडे देती हैं और उन्हें अपने अंडों के डेवलपमेंट के लिए ब्लड सक करना पड़ता है। तो या तो मनुष्य से या एनिमल्स से जो है वो ब्लड प्रोटीन प्राप्त करने के लिए, अंडों के डेवलपमेंट के लिए वो ब्लड सक करती हैं। तो मलेरिया का मच्छर होता है मादा एनाफिलीज मच्छर, जो रात्रि के समय काटता है जनरली। और जो डेंगू का मच्छर होता है एडीज़ मच्छर, एडीज़ एल्बोपिक्टस और एडीज़ एजिप्टिस की जो स्पीशीज़ होती हैं वो जनरली पाई जाती हैं आपके अर्बन एरियाज़ में भी और आपके जो विलेजेस हैं वहाँ पे भी। तो आपके यहाँ जो गाय की हम पानी पीने की नाद करते हैं, जनरली हमने देखा है अभी बारिश का मौसम स्टार्ट हो रहा है, नाद में पानी भरा हुआ है, लोग उसको फेंकना भूल जाते हैं, उसमें भी एडीज़ मच्छर पनपते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस अपने को रखना है। और जो डेंगू का मच्छर होता है, मान लीजिए वो संक्रमित है, आपके कूलर में पानी भरा हुआ है, आपने उसको चेंज नहीं किया है, तो मच्छर जब ब्रीडिंग करते हैं, अंडे देते हैं अपने, तो उस अंडों में भी अगर डेंगू का वायरस चला गया है तो साल भर बाद भी जब वो पानी पाएगा तो फिर से वो रीजनरेट होगा और मतलब उसकी लाइफ साइकिल फिर से स्टार्ट होगी और अंडे से मच्छर जो बनेंगे, जितने भी बनेंगे, वो सब में वो वायरस लोडेड होंगे, मतलब उसके अंदर डेंगू। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। सरपंच ने सेना के सशक्तिकरण हेतु पंचायत की 1 करोड़ रुपए की राशि एनडीएफ को देने हेतु प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है। सरपंच महासंघ एवं अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद के अध्यक्ष ब्रह्माश्री पंडित राजकुमार सिंह तिवारी, सरपंच ग्राम पंचायत देवरा फरेंदा ने ग्राम पंचायत देवरा फरेंदा की 1 करोड़ रुपए की राशि को भारतीय सेना के सशक्तिकरण, उत्थान एवं कल्याण हेतु नेशनल डिफेंस फंड में समर्पित करने हेतु प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को संभागायुक्त के माध्यम से संयुक्त आयुक्त डॉक्टर दिव्या त्रिपाठी का अनुरोध पत्र सौंपते हुए कहा कि सेना है तो कल है। एक मजबूत, सर्व सुविधा संपन्न आधुनिक सेना ही भारत को पुनः विश्व का सबसे सशक्त राष्ट्र। आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी सेना की बहादुरी, वीरता, धीरता की जो डंका है पूरे विश्व में बज रहा है। जिस तरह से उन्होंने अपने शौर्य पराक्रम को दिखाया है, दुश्मन के देश में घर में घुस के मारा है और बदला लिया है, वो विश्व में अपने आप में अतुलनीय है, इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। हमारी सेना विश्व की सबसे बहादुर सेना है जिसके ऊपर हमको गर्व है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि सेना है तो कल है हमारा भविष्य। हम सब जो यहाँ पे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो सब सेना जो बॉर्डर पे लड़ रही है, हमारी रक्षा कर रही है, उसी की बदौलत है। तो हमारा फर्ज क्या बनता है, हम सब का फर्ज क्या है, जो हमारी संस्थाएँ हैं, जो व्यक्ति हैं, वो खुले मन से दिल खोल कर दान करें ताकि सेना की सशक्तिकरण हो और भारत जो विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र बन जाए, सशक्त राष्ट्र बन जाए। सेना के आधुनिकीकरण के लिए नेशनल डिफेंस फंड है जिसमें प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष होते हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री इसके मेंबर्स होते हैं। तो ग्राम पंचायत का एक कोष है जो रहता है, पंचायत कोष, उसमें 1 करोड़ रुपए के आसपास की राशि इसमें मौजूद है। तो हमारा ये अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय संभागायुक्त के माध्यम से
इस राशि को सेना के सशक्तिकरण के लिए दिया जाए। अभी हमारी सेना का जो रक्षा बजट है वो पहले नंबर पे तो अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर रशिया है, फिर भारत है। तो हम चाहते ये हैं कि इस तरह से आजकल हर वेपन जो है, आधुनिक वेपन इतने महंगे हैं कि उसके लिए भारत सरकार सहित संसद की ये जिम्मेदारी है कि सेना की मजबूती के लिए पैसा दें, ताकि हम विश्व की नंबर 1 सेना बन जाएं और दुश्मन के छक्के छुड़ाते रहें, विश्व को जवाब दे सकें, सही माकूल जवाब दे सकें। बघेली बोली के मूर्धन्य कवि देवेंद्र पांडे बेधड़क की असमय मृत्यु पर अधिवक्ताओं और साहित्यकारों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और शोक सभा का आयोजन किया। इस दुखद मौके पर आयोजित शोक सभा में अनूप सिंह, राकेश सिंह, सुरेश प्रताप सिंह, मुरध्वज सिंह, जय सिंह, देवदत्त सिंह, मनीष सोहगौरा, कामता प्रसाद तिवारी, सुरेंद्र सिंह परिहार, ब्रह्मानंद तिवारी, शारदा सिंह चौहान, शत्रुघ्न साहू, नीरज कुमार, राजेंद्र त्रिपाठी, अरुणा पटेल, आभा पटेल, जेडी सिंह, अरुणा कुशवाहा के साथ साथ साहित्यकार और नागरिकगण उपस्थित रहे। शोक सभा के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर कवि बेधड़क और अधिवक्ता विजय द्विवेदी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं इस शोक सभा में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अधिवक्ता राजकुमार शुक्ल, वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह, वरिष्ठ साहित्यकार कहानीकार विवेक द्विवेदी, समाजसेवी माहेश्वरी त्रिपाठी, अधिवक्ता राकेश निगम, अधिवक्ता संतोष अवधिया, कवियत्री डॉक्टर आरती तिवारी, साहित्यकार फूलचंद्र बसोर, समाजसेवी एडवोकेट केपी सिंह, समाजसेवी रामेश्वर सोनी, अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह सेंगर ने अपने विचार व्यक्त किए। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।